बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ौक अहमद। नाज़रीन, हम जब रोज़ सुबह उठते हैं और ख़ास तौर पे आजकल के हालात में, तो हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी दुनिया को ड्राइव कर रहे हैं। रोज़ उनका कोई नया बयान होता है जिसके बाद मंजरनामा थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि इम्पैक्टफुल है। ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से वो क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं एग्रेसर को, और फिर उनका कोई भी कदम इस खित्ते में या मुकम्मल तबाही की तरफ लेकर जा सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और बयान दिया है। अब उनका ये कहना है कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर सकें। ख़ुद वो 14 दिन की अम्ब्रेला के नीचे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा 14 दिन बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। एक तरफ उन्होंने कह दिया कि इसराइल के पास सलाहियत नहीं है, दूसरा उन्होंने कहा कि 14 दिन बाद सोचेंगे कि क्या करना है। यानी वो ये चाहते हैं कि 14 दिन तक वो ये देख सके कि आखिर ईरान की सलाहियत क्या है, क्या वो 14 दिन तक सस्टेन कर भी सकेगा या नहीं। इसके अलावा उनका क्या मकसद हो सकता है कि हम प्रोग्राम में जानेंगे। फिर यूनाइटेड स्टेट्स के यूएन के यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस साहब की कल एक जो गुफ्तगू उन्होंने की, उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये जंग मज़ीद आगे बढ़ जाती है तो फिर किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। अब इसराइल में जो ईरान की जानिब से रिटेलिएट किया जा रहा है, जो जवाबी वार किया जा रहा है, उसके मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। ख़ुद इसराइली मीडिया पर जाकर आप जब देखते हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल की वेबसाइट देखते हैं या उनके टीवी चैनल्स की या ब्रॉडकास्टिंग उनकी देखते हैं, तो वहाँ पर वो अब उन मंजर को दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर अटैक हो रहा है। इससे एक बात तो वाज़े हो गई कि इसराइल का वो जो डिफेंस सिस्टम था वो नाकाम हुआ और मज़ीद नाकाम होता जा रहा है। पहले सिर्फ मिसाइल अपने टारगेट तक पहुँच रहे थे, अब ड्रोन्स भी पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो क्या 14 दिन तक इसराइल सरवाइव कर सकेगा, ये भी एक अहम सवाल है। और ये सिर्फ अगर इसराइल नाकाम होता है तो यूँ लगता है कि ये सिर्फ उसकी नाकामी नहीं होगी, बल्कि जो इत्तेहादी हैं वो किसी भी तरह इकनॉमिकल सतह पर उसको करते हैं या सिर्फ अल्फाज से उसको सपोर्ट करते हैं या मिलिटरीली सपोर्ट उसको प्रोवाइड करते हैं, तो यही लगता है कि ये उनकी नाकामी भी होगी। अब इस तमाम सूरत हाल के हवाले से ईरान ने दो टोक मौक़िफ़ अपना सामने रखा हुआ है। वो ये है कि जब तक इसराइल के हमले नहीं रुकते हम मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे। लेकिन फ्रांसीसी सदर ने यूरोप से मुज़ाकरात में ईरान पर शराइत आयद करने का एक इशारा दिया है। फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। और यूरोपीय वज़राए ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है, जो कल एक अहम मीटिंग हुई थी और बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई, कि ईरान के साथ मज़ीद बातचीत के लिए तैयार हैं। तो जब बातचीत तक पहुँच गई है किसी न किसी सतह पर, जब बातचीत का आगाज़ हुआ है, तो फिर टॉकिंग पॉइंट्स क्या होंगे जिस पर यह बातचीत मज़ीद आगे बढ़ सकेगी। उसमें एक पॉइंट तो ईरान ने बताया कि हमले रुकने चाहिए। अगले पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, इस पर भी आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ नजम साकिब फरेलाली साहब और पीजे मीर साहब मौजूद हैं। तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नजम साकिब साहब, स्टार्टिंग विद यू। अब एक तो ट्रंप साहब कहते हैं कि इसराइल के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो ईरान पर मुकम्मल जो वो हदफ अचीव करना चाहता था वो कर पाएगा या कर सकेगा। तो फिर क्या ऑप्शन रह जाता है? और दूसरा, टॉकिंग पॉइंट्स क्या होंगे? कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि बातचीत का आगाज़ हुआ है या ये फिलर ही था? सबसे पहले बात करते हैं जो आपने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की बात की है कि उन्होंने ये फरमाया है कि इज़राइल के पास सलाहियत ही नहीं है कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह बर्बाद कर सके। अब इसका एक हिस्सा तो आपने सुना है, दूसरा हिस्सा जो उन्होंने नहीं कहा, वो जिसको हम कहते हैं ना इम्प्लाइड, मतलब इसका क्या है, असल में आप कहना क्या चाहते हैं इससे। तो वो फिक्रा जो है वो अपने तौर पे इसको पूरा करता हूँ और देखिएगा कि इस एक आधे फिक्रे का असल में मतलब निकलता क्या है। देखिए, इजराइल के पास सलाहियत ही नहीं है कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नेस्तो नाबूद कर सके, लिहाजा अमेरिका को बीच में आना पड़ेगा। लिहाजा अमेरिका को खुल के आना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ये था ना कि अमेरिका ने आना है, नहीं आना वगैरह वगैरह, कांग्रेस की अप्रूवल मिलेगी नहीं मिलेगी, देखते हैं कि क्या शुरू के 4-5 दिन क्या नतीजा निकलता है। अब यह है कि समझ आ गई है, 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है। तो मुझे तो ये फिक्रा इस तरह से मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है
कि चूंकि इजराइल के पास सलाहियत नहीं है लिहाजा अमेरिका को बीच में आना पड़ेगा। दूसरा आपका सवाल टॉकिंग पॉइंट्स का था, इस पे ज़रा थोड़ी तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो जिनीवा में हुई है मुलाकात जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा जाते हैं और उनका ये ख्याल था यूरोपियंस का कि ये आएंगे, हम इनसे कहेंगे कि जी अच्छे बच्चे बन जाइए, छोड़ें ये सारा कुछ, क्या आगे बढ़ाना है, चलें आप यानी बात करते हैं और चलें वो जो JCPO था कोई नया किस्म का जो है वो बनाते हैं हिसाब किताब। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू लिया वहाँ जाके और उसने कहा कि बाकी बातें बाद में होंगी, किस एजेंडा पे बात होगी, कौन से टॉकिंग पॉइंट्स होंगे, किस किस तरीके से आप इसको देखेंगे। सबसे पहले इजराइल के हमले रुकने चाहिए, जिस पे कि यूरोपियंस खामोश इसलिए थे कि इजराइल ने को उनसे पूछ के शुरू किया था, तो क्या इजराइल उनसे पूछ के या वो कहेंगे तो इजराइल रुक जाएगा, लिहाजा उसको तो समझिए कि बिल्कुल ख़त्म, यानी मुज़ाकरात वाली जो बात है उसको आप ख़त्म इसलिए भी समझिए कि ये यानी 3 दिन अगर आप देख लें और जो तेहरान से बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ लेवल्स के, उसमें सिर्फ यही है, बुनियादी चीज़ यही है कि आप हमले बंद करें फिर बात करेंगे, वरना जो चल रहा है चलेगा। और ये जो अभी आपने ड्रोन्स की बात की है, उससे पहले 6-7 बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात थी, तो ये मुकम्मल तौर पे एक झांसा है वेस्ट की तरफ से। और उसमें मैंने देखा कि ज़रा देर पहले तो ये था कि जी अमेरिका ये कह रहा है और यूरोप का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे तो ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं। बाबा आप कह रहे हैं मुज़ाकरात की तरफ आए, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि इजराइल से कहते हैं कि वो बंद करे। आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि ईरान को मजबूर कर रहे हैं, उसको झांसा दे रहे हैं ताकि वो जंग बंद करे। आप सीधा सीधा अमेरिका से ये क्यों नहीं कहते कि जी आपने शुरू क्यों किया था, ये इजराइल को क्यों नहीं पूछता कोई कि शुरू क्यों किया था। लिहाजा ये हमें सारी की सारी रियल पॉलिटिक नज़र आ रही है, ये बिल्कुल साफ है और ये आज नहीं हो रहा, ये दुनिया में जब से है। दुनिया में जब भी कोई जंग होती है उसका प्रीटेक्स्ट बनाया जाता है, उसके जो है वो ग्राउंड वर्क किया जाता है, हमला किया जाता है और दुनिया अक्सर औकात देखने में आता है कि अग्रेसर के साथ है। ठीक, आपका मॉरल यानी आर्गुमेंट जो एक तरफ रहता है। इस वक्त की आखिरी बात, जंग तवील होती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखें अमेरिका के ये 2 हफ्तों की बात और फिर ये कि इजराइल के पास तो सलाहियत ही नहीं है, लेकिन चूंकि ईरान का ये सारा हिसाब किताब तबाह बर्बाद करना है न्यूक्लियर, लिहाजा जंग तवील होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ ये है जो अहम सवाल जो मैं चाहूंगा कि हमारे बाकी पैनलिस्ट से भी आप पूछें कि अगर जंग तवील होती है, जो कि नजर आ रहा है कि हो रही है, तो नुकसान किसका ज्यादा होगा, इजराइल का या ईरान का। पीजे मीर साहब, यही सवाल आपकी तरफ जो अभी नजम साकिब साहब ने किया कि अगर जंग तवील होती है तो फिर नुकसान किसका ज़्यादा होगा, और इस तमाम अरसे के अंदर जब से ये जंग जारी है आपको क्या लगता है कि ईरान का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? देखिए जी, ईरान जिस अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट की आप बात कर रहे हैं खड़ा है, वो तो कर रहा है। जब इजराइल ने उसको अटैक किया है तो उसने तो रिस्पॉन्स अपना दिया है, लेकिन ये बाकी जो मुल्क हैं ये इस पे क्यों नहीं बात कर रहे? वो तो सीज़फायर पे बात कर रहे हैं। और आज फॉरेन मिनिस्टर ने जो उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इंटरवीन करता है, ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया उन्होंने कि ये बहुत डेंजरस होगा। अब इसको आप जितना मर्जी इसको आप मेजर में ले जाएं कि ये उनका कहना कि बहुत डेंजरस होगा, what did he mean by that? कि क्या will there be a start of a new warfare? देखो ना, यहाँ तज्जिया दिए जा रहे हैं ये फ्रांस 24 पे, CNN पे, कि जी अमेरिका अगर अटैक करता है, उनके जो B-52s हैं वो तो इस हाइट से वो बॉम्बिंग कर सकते हैं ईरान के ऊपर, ईरान को तो पता ही नहीं चलेगा, उनकी डिटेक्शन नहीं होगी। अगर ये सिलसिला अगर आगे चलता है और फिर ट्रंप ऊपर से कह रहा है कि मैं मैक्सिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, उसके बाद कुछ नहीं, तो व्हाट काइंड ऑफ अ थ्रेट इज दैट? इज दैट अ थ्रेट एंड व्हाई इज ही थ्रेटनिंग? ये इस चीज को हमने स्टडी करना है। वो क्या इजराइल को ओपन आउट वो सपोर्ट करने पे आ रहे हैं? हालांकि प्यूटन ने कहा है कि वो इजराइल और ईरान के साथ, दोनों के साथ लगा हुआ है बातचीत करने के लिए, लेकिन इस वक्त आपको कोई नजर नहीं आ रहा कोई विंडो कि जिसके अंदर आप सीज फायर करा सकें और ऑन द टर्म्स के आप ये ना कहें
कि ईरान जो है बिल्कुल नीचे गिर जाए और क्या हाँ जी मैं सरेंडर करता हूं। भाई व्हाई शुड दे सरेंडर? व्हाई शुड ईरान सरेंडर? अटैक ईरान हैज बीन अटैक, नॉट इजराइल। सो इजराइल on the contrary has to be taken to the books, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। अब 600 650 से ज्यादा आदमी मर गए हैं ईरान के अंदर, 650 से 3500 आदमी जो है वो इस वक्त इंजर्ड है। अटैक्स कंटिन्यूड है। आज ही 40 ड्रोन अटैक्स अकॉर्डिंग टू इजरायली रिपोर्ट्स, आज 40 ड्रोन अटैक्स हुए जो कहते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ जी, हमने उसको डिटेक्ट कर लिया है और पहले ही उनको हमने डिटर कर दिया। ये इट इज ऑल नॉनसेंस। बिल्कुल उन पे एक्शन हो रहा है और मैंने जैसे पहले कहा कि हाइफा में ऑयल रिफाइनरी नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर है और ये वहां डरे हुए कि उधर अटैक अगर हो जाए और अगर कोई फट जाए उधर तो दैट विल बी गुड नाइट टू इजराइल। अब ये उधर भी लगे हुए हैं। अब यहाँ बात आती है कि ये जो इंटेंसिटी पे हम चल रहे हैं, जो आपने सवाल किया, ये इंटेंसिटी कौन रोकेगा? इस वक्त नो वन इज विलिंग टू प्ले दैट रोल। सब तमाशबीन बन रहे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। गाजा का हाल आपने देख लिया, उस पर हम कल बात करेंगे। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये जो एक ट्रायंगल आ गया है, इस वक्त मैं समझता हूं चाइना जो है वो बड़ी संजीदगी से इस पूरे को देखेगा, रशिया भी देखेगा। रशिया के अलायंस हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बिजनेस डील्स ईरान के साथ साइन की हुई हैं, सो दे विल बी लुकिंग आफ्टर देयर इंटरेस्ट। ये सारा जो खिचड़ी इस वक्त जो बन गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, ही हैज टू प्ले अ वेरी सेन, सेंसिबल एंड अ रोल ऑफ सैनिटी, जो कि नहीं कर रहे। ट्रंप इस वक्त मैं समझता हूं कि वो उस रास्ते पे लेके जा रहा है कि जिसके अंदर इसकी अपनी तबाही होगी। अगर आज की आप रेटिंग देखते हैं, ट्रंप का जो अपना बेस है अमेरिका के अंदर वो डिवाइडेड हुआ है, अपना बेस अपनी पार्टी के अंदर। सो ये मैं समझता हूं कि ठीक है, कह दिया कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप जो मर्जी कर दे, तो ये इस तरह नहीं होगा। मेरी नजर के अंदर ट्रंप विल बी checked. Trump will be checked by its own people because America has had enough of these international wars. वियतनाम से लेके उसके बाद इनके जो और थिएटर है, इराक ले लो, ये जो उन्होंने एडवेंचर्स किए हैं, people know. ये विजय मीर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है ना कि वो इसके बाद क्या बयानियां अपनी आवाम के सामने रखते हैं, उनके सामने क्या बेचते हैं। मैं दोबारा जरा इसी सवाल पर आपकी तरफ आऊंगा। मैं जरा जफर इलानी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जान लूं। मैं आता हूं विजय मीर साहब दोबारा, मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। जफर इलानी साहब, पहले 60 दिन का वक्त दिया मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात शुरू हुए, छठे दौर से पहले ही अटैक कर दिया इसराइल ने। ट्रंप ने 60 दिन ईरान को दिए, उसके बाद फिर कुछ दिन ऑब्जर्व किया, इस तमाम जंग को देखा, ईरान ने भरपूर जवाब दिया है। अब 14 दिन मजीद मांग लिए हैं या 14 दिन मजीद दे दिए कि 14 दिन बाद हम सोचेंगे। तो ये 14 दिन आपको क्या लगता है ट्रंप ने क्यों दिए कि ईरान विदाउट एनी टर्म्स किसी मुआहदे पर आ जाएं, या कोई और मकसद हो सकता है? आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, आपने अभी कहा था कि ट्रंप कह रहा है कि इनके पास वो हथियार नहीं है जो ये जंग में लड़ सकते हैं। ये कहा था ना अभी आपने, यही कहा था या ट्रंप ने कहा था? तो मुझे बताएं कि अगर उसको पता था कि इनके पास ये हथियार नहीं है, पहले तो बात है कि अगर नहीं पता था कि इजराइल किस हथियार के साथ लड़ रहा है और किसके साथ लड़ रहा है, और अगर पता था तो क्यों नहीं बताया, और अगर बताया तो इसका मतलब ये है कि अब पता चल गया है कि कोई ऐसा हथियार नहीं है। ये जो B2 और ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब कर रहे हैं, इसके शायद इस पे कोई असर हो, मगर अगर ये ना असर करे, और आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि हर चीज जो आप तबाह करना चाहते थे उस न्यूक्लियर रिएक्टर में कि वो तबाह हो गया? वो एक ही तरीका है, दैट इज बूट्स ऑन द ग्राउंड। जो अमेरिका ने इराक में किया था, जो अमेरिका ने और उससे आपको पता है। अब ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बातें की है जे हमारे ये क्या नाम है उनका, हमारे पैनलिस्ट जो अभी बोल रहे थे, हाँ ये JB मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पोल हुआ है, एंड अ रिलायबल पोल। क्यों रिलायबल मैं कह रहा हूँ? इसलिए कि लॉरेंस वेदरिंगटन
जो वेलिंगटन या वेदरिंगटन ऐसा, जो कोलिन पावल का चीफ ऑफ स्टाफ था, कर्नल इन द आर्मी, जो कोलिन पावल के स्टाफ पे था, उसने कहा कि 60% अमेरिकन कहते हैं कि जंग में अमेरिका शरीक नहीं होना चाहिए, 70% रिपब्लिकन पार्टी के कह रहे हैं जंग में शरीक नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर पोल ले लेते कि लैंड वॉर में अमेरिकन ट्रूप्स को भेजें तो कितना, मैं समझता हूं कि वो तो कोई 90% हो जाएगा। तो ये जो वक्त मांगा है ट्रंप, आप मुझे बताएं कि ये क्या बता रहा है अबाउट ट्रंप। उसको नहीं पता था हाउ लॉन्ग इट वुड लास्ट, हाउ लॉन्ग उसको लगता फैसला करने, उसको नहीं पता था हथियार क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको नहीं पता था कि ईरान का रिएक्शन कितना स्ट्रांग हो सकता है, उसको नहीं पता था कि कितना तबाही हो सकता है इजराइल में। और उसको एक चीज अभी पता चला है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका की जरूरत होगी। और क्या, और अमेरिका अब क्या 2 हफ्ते में ये सब फैसले करेगा, बिकॉज दीज आर द डिसीजंस और बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स जो उसको लेना है। 2 हफ्ते जो ये मांगा है, बाय द वे ये 2 हफ्ते 2017 भी मांगता था, हर चीज पे ये 2 हफ्ते मांग रहा है। मैंने एक क्लिप देखा है, कोई 7 दफे उसने कहा है मुख्तलिफ चीज प्रॉब्लम्स पे कि 2 हफ्ते मुझे दे दो। अब ये 2 हफ्ता जो लिया है, ये क्या फैसला करेगा इस पे? अच्छा, मगर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हमारे लोगों को, हमारे अवाम को बताना चाहिए कि इस वक्त इजराइल क्या है। इजराइल एक न्यूक्लियर स्टेट है जिसके पास न्यूक्स हैं, जो डिप्लॉयड हैं, जिसका ट्रायल हो रहा है या हो गया था ऑन जेनोसाइड। वो इज फाउंड गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। उसका प्राइम मिनिस्टर जो है, ही हैज अ डिक्लेयर्ड वॉर क्रिमिनल बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उसका जो प्राइम मिनिस्टर जो अपने मुल्क में ही इज वांटेड फॉर फ्रॉड एंड करप्शन, और उसकी असेसमेंट कौन कर रहा है? वो है ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, जो खुद एक कन्विक्टेड फेलन है। अब आप मुझे बताइए खुदा के लिए, ये कुछ लोग हैं ऑन हुज जिसके आप भरोसा रख सकते हैं, जो वर्ल्ड वॉर शायद उनको डिसाइड, ये किस किस्म का ये हो रहा है? और ये ज्यादातर अमेरिकन अब ये सोचने लग गए हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है, फ्रैंकली आप मुझे पूछें तो ईरान 2 हफ्ते अगर ऐसा ही चलाए, इतने ही वेपन्स, इतने ही मिसाइल्स फेंके, इसी परसेंटेज ऑफ मिसाइल्स हिट करे, इन अदर वर्ड्स 10 आउट ऑफ 10%, 400 में से 40 लगे, अगर और 400 में से 40 लगे तो इनका तो क्या हालत हो गया। बिल्कुल। आपको पता है कि जॉर्डन और साइप्रस के बॉर्डर्स पे कितने हजार खड़े हुए हैं, भागना चाहते हैं, उनको रोक रहे हैं, उनको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ड्यूल नेशनल्स है जाने दो। ड्यूल नेशनल्स को शायद जाने देते हैं, नोबडी एल्स। इजरायली तो मूव ही नहीं कर सकता है, वीजा भी नहीं ले सकता है, क्यों भाग रहा है? मैं नजम साकिब साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ईरान ने सिर्फ इसराइल को शॉक किया है, या आपको किसी और मुल्क की तरफ से जो बयानात आए हैं उससे भी लगता है कि यूएस और इसराइल को किसी और ने भी शॉक किया हो? जैसे रशिया की तरफ से कुछ बयानात आए, फिर चाइना की तरफ से आए, पाकिस्तान की तरफ से आए, कोई भी ऐसी कंट्री जिसके किसी बयान ने कोई ऐसी चीज़ कही हो जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हैं? और दूसरा, अब तक ईरान ने क्या अचीव किया? पहले सवाल का जवाब तो बहुत आसान है। अमेरिकन्स को ये कहना कि उनके लिए कोई चीज़ शॉकिंग है, कोई नई चीज़ उनको पता लगी है, ये गलत है। उनको अच्छी तरह से पता होता है कि कौन से मुल्क में एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स हैं, कौन से मुल्क में कौन किस किस्म की शरारत कर रहा है। और ये तो जंग के हालात हैं, इसमें तो उनको एग्जैक्टली पता है कि कौन सा मुल्क किसके साथ है, और उसमें कौन सा मुल्क है जो कि अहम है, जिसके के बात की जाए तो शायद कोई हालात जो हैं बेहतर हों। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जो है उसमें नंबर 1 आता है। दूसरी बात यह है कि आपने ये जो अभी बस्टर बॉम्ब्स की बात की है ना, एक फिक्रे में ये भी बता दूं कि ये बस्टर बॉम्ब्स की जो मिथ है ना, वो बस्ट हो चुकी है। और करना है तो करो ना यार, ये क्या आपने मजाक बनाया हुआ है। और तीसरी बात जो हिलाली साहब अभी कर रहे थे कि जी ये कॉन्विक्ट है, यानी आपका ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, और उसको आईसीसी ने जो है वो अरेस्ट वारंट, और उसको जो है वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स में वो उसको किया हुआ है।
आपके तो हमसाये में बैठा हुआ है, यानी गुजरात का बुचर। आजकल की तो दुनिया ही ऐसी है, और उस दुनिया में आपको पता लगेगा कि एवरी सेंट हैज अ फ्यूचर एंड एवरी सिनर हैज अ पास्ट टू। हर सिनर का एक फ्यूचर है, हर सेंट का एक पास्ट था। हमने ये नहीं देखना कि कौन बुरा कर रहा है और उसका कैरेक्टर क्या है और उसके इंक्लिनेशंस किधर हैं, और वो पहले किसी ज़माने में कोई कातिल होता था, वो कोई डाकू होता था, वो फलाना था। असल चीज़ ये है इख्तियार किसके पास है। एंड इट इज़ अ फैक्ट है ये कि इस वक्त अमेरिका में इख्तियार जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है, इंडिया में नरेंद्र मोदी है, यूक्रेन में इस वक्त ज़ेलेंस्की है। ज़रा सबके किरदार तो देखिए। और इजराइल में बदकिस्मती से बेंजामिन नेतन्याहू है। अब उसको उसका कैरेक्टर क्या रहा, क्या उसका वो है, उसको नहीं होना चाहिए। आखिरी बात करूंगा जी, जंग जब होती है या जंग से पहले जो हालात होते हैं, याद रखिएगा कि मॉरल आर्ग्यूमेंट जो है उसकी बड़ी पिटाई होती है। हम इसी को ये लगे रहते हैं जी कि मॉरली इट इज नॉट करेक्ट। भाई मॉरल्स को आजकल देख कौन रहा है? तो इस पर जरा गौर कीजिएगा। पीजे मीर साहब, आपने बात की थी कि वो अब तो बयानिए की जंग है। हम ये देख चुके हैं कि इंटरनेशनल चैनल्स पर यूएस में एड्स चलाए जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों का माइंड मेक किया जा रहा है कि जो कुछ इसराइल ने किया वो ठीक किया, वो अपने लोगों के लिए या इसराइल का प्रोपेगेंडा प्रमोट करने के लिए वो चला रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट अपनी आवाम को कायल करने के लिए या क्या बयानिया उन्होंने बेचना है, वो तो उन्होंने बेचना ही है। फिर देखें, ये जो मर्जी बेचें और कोशिश करें बेचने की, और जो उसने जो हॉलोकॉस्ट क्रिएट कर रहा है गाजा के अंदर, ये तो हिस्ट्री आपको पढ़ के बताएगी और बताएगी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसने क्या किया गाजा के अंदर। अभी भी आज मैं बात कर रहा हूँ, अभी वो मुझे बता रहे हैं जी को 30 आदमी अभी मारे, 30 पीपल, और जो कि एड्स लेने गए थे। अब आप मुझे बताओ कि ये इस तरह के जो हालात हैं, यू रियली थिंक ये कंटिन्यू रहेंगे? नहीं, मोरालिटी बिल्कुल डाउन द ड्रेन है। आपको ये जो मोदी का भी जिक्र किया जजम साहब ने, वो भाई उसके ये तो पर्सोना नॉन ग्राटा था, इसको तो अमेरिका अंदर आने की इजाजत नहीं थी। आज ये एक फेवर्ड एक बंदा आ गया, लेकिन आज इसकी भी पॉलिसीज खराब हो गई हैं, इंडिया की भी पॉलिसी बिल्कुल खराब हो गई है। बिकॉज इंडिया, ये जब हमारे चीफ उधर गए उसके बाद एक बड़ा रिबटल मिला है जिसकी हमने बात कर ली हुई है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक आपका एक ऐसा एक सिस्टम आ रहा है कि जिसके अंदर somebody's got to play a trump card, not this Trump card, और वो ट्रम्प कार्ड एक ही प्ले करेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये that will be China and Russia। ये देख लेना, ये मेजर प्लेयर्स होंगे और ये डिटर करेंगे अमेरिका को, बिकॉज अमेरिका अगर किसी से डरता है तो इन दोनों से डरेगा। वरना जिस तरह अभी हमने पोल्स की बात कर ली है हलाली साहब ने, वो नीचे बेस इसका डिवाइड हो गया हुआ है, अपनी पार्टी के अंदर डिवाइड हो गया हुआ है। और ये जो डिवीजन है बड़ी डेंजरस है, बिकॉज ट्रम्प कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स। 30 डेज दे देता है कि टैरिफ के कर दूंगा, 10 दिन दे देता है, 15 दिन। ही हिमसेल्फ डजंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। ठीक, ज़फ़र अली साहब, अभी तक नेतन्याहू ने क्या अचीव किया? क्योंकि बुनियादी तौर पर जो उसके बयानात सामने आए वो तो ये थे कि ईरान के अंदर एक हवा चलाएंगे और रिजीम चेंज हो जाएगा, लोग एहतजाज करेंगे, लेकिन वो मुत्तहिद हो गए और उन्होंने अपनी हुकूमत का, अपनी मिलिट्री का भरपूर साथ दिया और वो नज़र भी आ रहा है वहाँ से। तो बुनियादी तौर पर अब तक इसराइल क्या अचीव कर चुका है? आप कहते हैं कि वो क्या अचीव किया है? वेरी क्विक आंसर, वेरी इजी आंसर, जीरो। कुछ नहीं अचीव किया है। आई हैव वेज्ड वॉर और मेरे पास हथियार नहीं है। मेरा एलाई जो है वो 2-2 हफ्ते मांग रहा है, उसको भी पता नहीं था कि क्या किस्म के इक्विपमेंट की हमारी जरूरत होगी। उसको ये नहीं पता था कि उनके लोगों का क्या सोच और ख्याल है। मैं तो बहुत बुरी तरह फंसा हूं। मैं तो आई एम ऑलमोस्ट ऑन द कस्प ऑफ बीइंग पुल्ड आउट ऑफ ऑफिस एंड थ्रोन आउट। मैं तो समझता हूं कि आप पूछ रहे हैं क्या अचीव किया है। उसने ये अचीव किया है कि जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, ईरान इतना आके इजराइल को अपने घर में मारेगा, उसको कनेसेट पे बॉम्ब करेगा और वो बॉम्ब लगेगा। उसको पता था? बिल्कुल नहीं पता था। क्या उसने अपने अवाम को बताया था? ये लोग टीवी पे देखते थे जंग 74 से टीवी से। जी नजमुल साकिब साहब, क्या कह रहे हैं आप?
और माफ करिए एक लास्ट बड़ा अच्छा जवाब दिया है हिलाली साहब ने। जी हिलाली साहब कर रहा है, टैंक्स इस्तेमाल कर रहा है गाजा में अगेंस्ट चिल्ड्रन। इट्स अनबिलीवेबल। राइट, टैंक्स, ये कर्नल लॉरेंस विल्किंसन ने अमेरिकन ने बताया। जी बड़ा अच्छा जवाब दिया। इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि इजराइल ने जो है वो उसका क्या अचीव किया, सिफर अचीव किया। असल में देखने की ये भी बात है ज़ौक मियां कि इजराइल ने अब तक इस जो ईरान के साथ जंग है उसमें खोया क्या है, पाया तो उसने कुछ नहीं है। वाकई हिलाली साहब ठीक कहते हैं। सबसे पहले उसने अपनी जो प्रोविस थी ना टेक्नोलॉजी की, उसको खो दिया है। दूसरा, उसने ये बताया है अपनी उस मिथ को कि इजराइल इज अनटचेबल, उसने वो मिथ जो है वो तुड़वा ली है। तीसरा, उसने ईरान को बिल्कुल खामोश हालत से जगा के उसने एक शेर की तरह अपने सामने कर लिया है। चौथा, उसने ये बताया है कि जितने भी वॉर गेम्स आज तक हुई हैं, जितनी भी वॉर्स हुई हैं, उसमें आप एक फ्रंट रखते हैं। अभी भी देख लीजिए आप कितने फ्रंट्स खोलेंगे। दुनिया की ताकतवर तरीन अगर आप कौम भी हैं, आपके पास हर किस्म का असला और सारा कुछ मौजूद है, आप 2, 3, 4 फ्रंट नहीं खोलते। आप बैरूत में भी हैं, आप गजा में भी उस वक्त उसी तरह कर रहे हैं, ईरान के साथ भी लड़ रहे हैं, और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि कहां पे। इसका मतलब है कि इजराइल ने एक और चीज खोई, और वो ये कि जो इनकी फौजी तकनीकी और जो इनकी स्ट्रेटेजिक इनकी सोच है उसमें सुकम है। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया की जो हालिया जंग हुई उसके बाद इंडिया ने भी एक वफ़द पूरी दुनिया के अंदर भेजा अपने बयानिए के लिए, और पाकिस्तान ने भी पूरी दुनिया को बताने के लिए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं एक वफ़द भेजा जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे थे। और पूरी दुनिया के अंदर जाकर जिन इशूज़ पर बिलावल भुट्टो साहब ने और इस वफ़द ने बात की, उसमें एक तो थिंक टैंक से बात की गई, ऑफिशल से बात की गई, पार्लियामेंटेरियन से बात की गई, मीडिया इंटरव्यूज़ दिए गए इंटरनेशनल मीडिया को। तो जिन बातों पर बात हुई वो एक तो ये थी कि पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो बताया गया, फिर इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर बात की गई, फिर इंडिया एक एग्रेसर है, उसने अटैक किया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, ये बताया गया। सिंध ताश पर बात की गई और कश्मीर के मसले पर बात की गई। लेकिन बिलावल साहब जब कल पाकिस्तान वापस आए तो उन्होंने एक बड़ा वाज़े पैगाम भी दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया सिंध ताश मुआहिदे पर अमल दरामद करे, नहीं तो फिर पाकिस्तान एक और जंग लड़ेगा और फिर 6 के 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो उन्होंने कल उठाया। और अब इसी सारे तनाजुर में 2 खबरें शामिल करता हूँ, फिर अपने पैनलिस्ट की जानिब उनकी राय लूँगा। दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। एक तो नरेंद्र मोदी साहब का एक बयान कल शाम को आया जिसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे फ़ोन किया था और खाने की दावत दी और कहा कि आएँ खाना खाते हैं और बैठकर बात करते हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया बड़े ही शाइस्ता तरीके से। दूसरा, भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का एक इंटरव्यू आज की तारीख के अंदर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत कभी पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहिदा बहाल नहीं करेगा। तो फिर इस मुआहिदे का फ्यूचर क्या होगा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का फ्यूचर क्या होगा। ज़फ़र हिलाली साहब, ये जो बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो वफ़द गया है, एक तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? दूसरा, स्पेसिफिकली जब सिंध ताश पर बात हो रही है और एक तरह से पाकिस्तान का बयान कि अगर इस पर अमल दरामद ना किया गया तो जंग होगी, और भारत कहता है कि नहीं करेंगे अमल दरामद, तो फिर क्या होगा? पहली बात तो आई थिंक कि बिलावल भुट्टो ने जो किया है, आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। मैं सच कह रहा हूँ कि ही स्पोक, बड़ा अच्छा बोला और हमारा नैरेटिव को वो ठीक तरीके से प्रोजेक्ट किया इंटरनेशनली। और मेरा ख्याल ये है कि हर लिहाज से अपने स्टैचर को, उसकी अपने अपील को, और शायद पब्लिक को भी बताया कि अगर मैं पार्टी का हेड हूँ और ये तो मैं काबिल आदमी हूँ, मैं मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। और ख़ास तौर मेरे ख्याल में पाकिस्तान भारत का जो स्पिरिट है हमारे डिफरेंसेस का, वो भी एक्यूरेटली उसने प्रोजेक्ट किया है। तो उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में उसका बड़ा कामयाब दौरा हुआ एंड और सब लोगों को खुश होना चाहिए। मगर बेसिस तो ये था कि इसके दौरे की अच्छा जो नतीजा निकला वो इसलिए निकला कि जो हमारे एयरफोर्स ने जंग जीता था। देखिए,
पूरी दुनिया का जो अटेंशन, जो कभी उन लोग सोच भी नहीं रहे थे कि हम जो किया है राफेल के साथ और इंडिया के अपने उनके प्रोजेक्शंस के साथ, ये जो जीत हमारी इन दी एयर हुई है, इन द बैटल फील्ड जो हुई है, ये है वो जीत जो सबको बिठा के कहता है चुप 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 पाकिस्तान अब बोल रहा है, चुप 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 पाकिस्तान। इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान इज अ कंट्री जो सरप्राइज द वर्ल्ड विद इट्स कॉम्पिटेंस, ब्रेवरी, असेसमेंट, जजमेंट, जो भी आप कहें। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में दिस क्रेडिट, उसकी क्रेडिट जो है वो जाती है हमारे आर्म फोर्सेस के और ख़ास तौर एयरफोर्स पे। आपका दूसरा सवाल ये था कि ये सिंध टास्क पे, देखिए ये एक तो सबकी दुआ ये है और शायद ये नतीजा भी ये निकले कि अब ये बिहार के इलेक्शंस जो आ रहे हैं इस पे पता चल जाएगा कि मोदी की पॉपुलैरिटी क्या है। मेरा अपना ख्याल है कि मोदी ने इतने गलतियां की है इस जंग के ऊपर, और ख़ास इन्फ्लेशन ये वो कुछ नहीं किया, और जिस तरीके से वही इंडियन का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो भी कुछ कम नहीं हुआ है। एंड दैट इज़ द लिटमस टेस्ट फ्रैंकली ऑफ अ गुड इकोनॉमी, के जो लोग उधर हैं वो छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और अभी तक इंडिया में जा रहे हैं छोड़ के। और आपने देख लिया ये एयर इंडिया क्रैश पे क्या क्या खबर निकल रहा है रिगार्डिंग इंडियन एंड इंडियन कॉम्पिटेंस एंड टेक्नोलॉजिकल। तो मेरे अपना ख्याल में कि अगर ये जीत गए एक और इलेक्शन, जो बिहार का जो रिजल्ट है वो बता देगा, तो फिर मेरे ख्याल में ये जो कह रहा है कि हम वायदा नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो जो डैम्स हमने प्लान किया है, प्रोजेक्ट किया है बिल्ड करने के लिए, पानी रोकने के लिए, वो हम बनाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि फिर वो डैम्स को हम तोड़ेंगे, वो डैम्स को हम अटैक करेंगे। हमने कह दिया है और हमें उस पे कायम है और कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। पीजे मीर साहब, हलाली साहब ने जो जिक्र किया, हमारे वज़ीर दिफा ये कह चुके हैं और हाईएस्ट लेवल से ये कह दिया गया है कि अगर कोई चीज़ वहाँ पर बनाई जाती है पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए तो वी विल अटैक दैट। लेकिन जो ये बयान आया है अमित शाह का, इसमें उन्होंने कहा है कि सिंध टास्क मुआहिदा IWT कभी बहाल नहीं करेगा और पाकिस्तान के जाने वाले पानी को अंदरूनी इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। अब इसके बाद आप क्या सूरत हाल देखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हमने ये बताया पूरी दुनिया को कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क का पानी नहीं रोक सकता, तो इस पर क्या कोई इम्प्लीमेंट हो सकेगा? लेकिन जी ये जो वाटर वॉर्स के हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर अगर मैं कहूंगा अगर, आई डोंट थिंक इंडिया विल करेगा, अगर वो करेगा तो इसके अंदर चाइना विल प्ले अ मेजर रोल एज वेल। और याद रखना कि सबसे बड़ा राइपेरियन जो है वो तो चाइना है, अपर राइपेरियन, उसके बाद इंडिया है। हमारे लिए इंडिया अपर राइपेरियन आ जाता है। ये मैं समझता हूँ वॉर ऑफ वर्ड्स है, और ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स हैं, बिल्कुल अच्छी बात की है कि बिलावल ने ये किया, लेकिन मेरी एक रिजर्वेशन है इसके अंदर। बिलावल ने जब लफ्ज इस्तेमाल किया कि सिंध का पानी, इट इज नॉट सिंध का पानी, इट इज पाकिस्तान का पानी। He should use पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ सिंध, कि अगर सिंध का पानी बंद करेंगे तो इस तरह नहीं होगा। नो, पाकिस्तान का पानी, पाकिस्तान फर्स्ट, सिंध सेकंड। तो ये मैं समझता हूँ कि बहरहाल उसने बड़ी अच्छी बातें की हैं, पाकिस्तान का केस प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा किया है, वेरी गुड। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि इनकी जो विजिट है, इसका कुछ नेट रिजल्ट निकलेगा। एक पब्लिक ओपिनियन तो कर दी है, क्या इसका हम कुछ फॉलो अप कर रहे हैं इंटरनेशनली? क्या हम इस पे कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई सेमिनार्स रखवाए हैं, कोई इवेंट्स रखे हैं कि जिसके अंदर हम एक कंटिन्यूटी पॉलिसी रखें? ये एक दफा एक विजिट करा के आके वापस आके कह देना कि हमने ये कर दिया, बड़ा अच्छा किया है, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। वी नीड टू बी डूइंग अ लॉट मोर, बिकॉज इसकी देखो, हम मार खाते हैं ज़ौक, हमेशा हमने मार खाई है कश्मीर के ऊपर। क्यों खाई है? हम एक बयान दे देंगे, दो बयान दे देंगे, और उसके बाद इंडिया आराम से अपना काम 35A और ये 340 ये अपना वो लेके आ जाएगा। वायलेशंस ऑन एन इंटरनेशनल लेवल इंडिया ने 48 से लेके आज तक की हैं और कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर कोर उसने नहीं रखा। हम क्या करते हैं? हम नारे मार के, बयान दे के, एंड देन वी गो बैक इन अ शेल। नो,
We've got to be continually pleading our case internationally. क्यों internationally मैं बात कर रहा हूं कि आगे आपका एक कोई बड़ा इनकाउंटर ना हो जाए, दोनों सुपर पावर्स हैं, दोनों एक मैं समझता हूं न्यूक्लियर पावर्स हैं, कि ये ना हो कि कोई मिसहैप हो जाए। तो टू अवॉइड दैट मिसहैप, आज देखो ना, आज पूरी दुनिया के अंदर हम बात कर रहे हैं, यूक्रेन की ले लो आप, इसकी ईरान इसराइल की ले लो, बाकी आप कॉन्फ्लिक्ट ले लो, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन क्यों खुले हैं? क्योंकि इस पे कोई बात करता है। They shut their eyes like a pigeon, और जब कोई इवेंट होता है, यहाँ से मसालत, वहां से मसालत, फॉरेन मिनिस्टर ये, फॉरेन मिनिस्टर वो, that is too late. Why do we need to go to that level to resolve it rather than sit before और इस पे बातचीत हम करें? वो कोई नहीं करता। आपके पास एक दो ऑर्गेनाइजेशंस है, OIC वेस्ट ऑफ टाइम, यूनाइटेड नेशन वेस्ट ऑफ टाइम, तो फिर आप मुझे बताओ हम कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ? तो ये एक जो कॉम्प्लिकेशन ये आ रही है, जो कि बड़ी लंबी आई हुई है, इसको हमने रिजॉल्व इस तरह करना है। मैं आज भी कहूंगा कि देखो, ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हमने कहीं नहीं जाना। जो आपने भी एक जिक्र किया हुआ है, मेरे ख्याल कल या परसों के पिछले शो में, जब तक हम इसको वो कहते हैं ना, इसको हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे, हम रिएक्टिव ही बात करते रहेंगे। इट्स टू लेट। लाइव्स जा रही हैं, जिंदगियां जा रही हैं, जनरेशंस चली गई हैं, बच्चे मर गए हैं, फैमिलीज उड़ गई हैं, लेकिन आज तक कोई बात करता ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वक्त वो आ गया है कि हम सब मिलके रिजॉल्व करें, ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस हैं, इनको इसके ऊपर बात करें। हम नहीं करते ज़ौक, हम करते हैं जब हो जाता है। आप समझते हैं कि हमें जब नजर आ रहा हो कि कुछ बुरा होने वाला है तो हमें उसी वक्त स्टेप ले लेना चाहिए। मैं जरा यही चीज ले जाता हूँ नजमुल साकिब साहब की तरफ। नजमुल साकिब साहब, एक तो रोटी की ऑफर ठुकरा दी है नरेंद्र मोदी ने, और एक तो ये बिलावल साहब के दौरे के हवाले से बताइएगा। दूसरा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया बहुत क्लोज आ गए थे कि एक ही कमरे में बैठकर जोहराना होता? सबसे पहले आपके ये तीनों छोटी छोटी बातों के जवाब देता हूँ, बड़े आसान है। सबसे पहले तो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है। देखिए, हमने अभी सब ने सुना कि हिलाली साहब ने जिस तरीके से तारीफ़ की है चेयरमैन बिलावल भुट्टो की, तो अगली बारी है बिलावल भुट्टो साहब की, जो सब कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो अगर ऐसे PM, तो छोटी बात है, मुझे तो हिलाली साहब लग रहा है कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनेंगे। तो ये अभी से आपको बता रहा हूँ, इनके साथ ताल्लुकात अच्छे कर लें। हिलाली साहब मुस्कुराए हैं, हिलाली साहब मुस्कुराए हैं। अभी आपको आज जी, तो वो खाना खाने की दावत की जहाँ तक बात है, एक फिक्रे में बताऊंगा। 3.5 साल जी जी जी, मुझे हमें सबको पता है, इसीलिए आपने इतनी तारीफ की। खैर, तो अगर आप बन जाते हैं NSA, तो अगर आप NSA बन जाते हैं तो PJ मीर साहब को और ज़ौक को याद रखिएगा। अच्छा, अभी बात आपने खाने की तीनों तो को उसमें याद सिर्फ इतनी सी बात है कि खाना खाने की, ठीक है, खाना खाने की दावत जो है वो दी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और मैंने इनकार कर दिया। इसके जवाब में तो सिर्फ ये है, द ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे हैं। आगे आपने बात की है कि ये जो पाकिस्तानी, ये क्या आपने बात की थी कि ये पाकिस्तान और इंडिया जो है वो क्लोज आ गए। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया की जब बात आती है तो दिमाग में रखिएगा कि ये कोई निस्फ सदी की बात नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अब एक मसला है कश्मीर का तो ख़त्म हो जाएगा। कश्मीर का मसला कल ख़त्म भी हो गया। वो जो आपका बैगेज है ना, हिस्ट्री का बैगेज, वो उतरता नज़र नहीं आ रहा। अभी तक तो इंडिया ने यही नहीं तस्लीम किया कि पाकिस्तान जो है वो एग्जिस्ट भी करता है। आजकल तो वो कहते हैं इररेलेवेंट है। एक और बात, ये सिंध ताश के बारे में बस यदि बहुत क्विकली आपको बता दूं, ये जो अमित शाह की आपने बताई है ना खबर, अमित शाह को लाइटली ना लीजिए। ये BJP के हैं, और उसमें यह है कि अगर नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ताकतवर शख्स है तो ये होम मिनिस्टर हैं, ये आपके अमित शाह। इन्होंने आज ये बयान दिया है, कल शाम को बयान आता है बिलावल साहब का कि हम 6 के 6 दरिया वापस ले लेंगे, और उन्होंने ये कहा है कि सिंध ताश मुआहदे को बहाल नहीं करेंगे, और ये जो दरियाओं का पानी है हम अंदरूनी यानी उसके लिए इसका रुख मोड़ देंगे और इस्तेमाल करेंगे। अगर इंडिया ने करना होता है कुछ, इस वक्त की आखिरी बात, अगर इंडिया ने कुछ करना होता है तो वो बताता नहीं है।
जब रतले डैम बनना था, जब किशनगंगा डैम बनना था, जब आपका वुलर बैराज बनना था, उस वक्त कितना को आप हमें पता था कि ये क्या कर रहा है। रन ऑफ द रिवर पे उन्होंने बनाए और तमाम किस्म की वायलेशंस उन्होंने की आपकी इंडस वाटर ट्रीटी की। और दूसरा ये है कि अगर ये वॉर ऑफ वर्ड्स है तो उसमें मुझे अचानक लग रहा है कि जयशंकर साहब को इस वक्त कुछ परेशानी लाहक है, क्योंकि किसी वजह से, चाहे वो बुनियानुल मरसूस हो या वो जो आपका ऑपरेशन सिंदूर था उसका जवाब हो, सिंध तास पे ये हो, या ये बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो पूरा एक ग्रुप गया, उधर से शशि तरूर वगैरह गए और इनको ज़्यादा रिस्पांस मिला, तो मुझे लग रहा है कि शायद यानी जयशंकर साहब को पाकिस्तान की रेलेवेंस नज़र आ रही है, खुसूसी तौर पे जब फील्ड मार्शल साहब वहाँ बैठते हैं, 1-on-1 2 घंटे की मीटिंग होती है। तो मेरे ख्याल में कोई दोबारा से थिंकिंग कर लेनी चाहिए इंडिया को पाकिस्तान के बारे में। चलिए कोई प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, आपने पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपको पता है। और जहाँ तक सिंध तास की बात है, सुन लीजिएगा, बिलावल साहब ने तो ये बात की है ना कि अगर ये हुआ तो ये कर देंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप पानी बंद करते हैं पाकिस्तान का और उस 1960 वाले को बाकायदा इंप्लीमेंट करते हैं और आप उसको यानी सस्पेंड करके, ये पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान रिएक्ट ना करे, और इसका अच्छी तरह से इंडिया को एहसास है। ठीक है, ये एहसास तो है, लेकिन जो बयानात जिस किस्म के वो दे रहे हैं, जिस तरह आपने खुद कह दिया कि बहुत कुछ उन्होंने ऐसा किया जिसका उन्होंने बताया नहीं, तो ऐसा ना हो कि बहुत कुछ और ऐसा कर ले जिसका हमें पता ना हो, और पता तब लगे जब हमारे लिए बहुत देर हो चुकी हो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।